डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको साख नियंत्रण के बारे में बता रही हूँ। हम लोग पहले भी साख नियंत्रण के बारे में चर्चा कर चुके थे। बैंक दर और परिवर्तनशील नकद रिजर्व अनुपात के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देख रहे हैं बैंकों के लिए वैधानिक तरलता अनुपात। आप लोग सब जानते हैं कि व्यापारिक बैंकों को वैधानिक दृष्टि से अपनी शुद्ध मांग व अवधि देनदारियों का एक निश्चित अनुपात अपने पास तरल संपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है। यह वैधानिक तरलता अनुपात अथवा SLR कहलाता है। भारत में तरल परिसंपत्तियों में नगद राशि, सोना या स्वीकृत प्रतिभूतियां शामिल की जाती है। नगद राशि में बैंक के पास पड़ी नगद राशि व भारतीय रिजर्व बैंक के पास पड़ी इसकी बकाया राशि में से उस बैंक की नगद रिजर्व अनुपात वाली राशि घटाने के पश्चात जो शेष राशि को लेते हैं। मतलब नगद राशि में हम बैंकों के पास जो नगद राशि पड़ी है और भारतीय रिजर्व बैंक के पास पड़ी इसकी बकाया राशि में से उस बैंक की CRR नगद रिजर्व अनुपात वाली राशि को घटा लेते हैं। तो SLR के बढ़ने से व्यापार व उद्योग के लिए बैंकों का कर्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन सरकार को बैंकों से अधिक राशि ऋण के रूप में मिलने लग जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, बैंकों के साधनों का स्वरूप बदल जाता है। सरकार ने अपनी जो नई आर्थिक नीति बनाई है उसमें राजकोषीय समायोजन, फिस्कल एडजस्टमेंट व मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की नीति लागू करने के लिए SLR मतलब वैधानिक तरलता अनुपात को कम करने का मार्ग अपनाया है। वैधानिक तरलता अनुपात की वृद्धि का उद्देश्य सरकार के उद्धार कार्यक्रम को भी सपोर्ट करना था, क्योंकि SLR की मामूली वृद्धि होने पर बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में काफ़ी अधिक धनराशि लगाना शुरू कर देते हैं। अर्थात SLR की वृद्धि से बैंकों की अधिक राशि किधर की तरफ चली जाती है, सरकारी प्रतिभूतियों की तरफ चल जाती है। SLR में प्राय इसलिए भी वृद्धि की जाती है कि पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जो फाइनेंस जुटाना है उसमें बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियाँ या बॉन्डों में निवेश बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में प्रेरित किया जा सके। तो ये हमने देखा है कि सरकार जब भी अपना निवेश कार्यक्रम करती है तो SLR को बढ़ा देती है ताकि बैंक लोग सरकारी प्रतिभूतियों और बॉन्ड में निवेश कर सकें। तो हमने ये आप लोग बताया है SLR। अब दूसरा देख रहे हैं खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं साख नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपाय माना गया है। साख नियंत्रण के जो भी परंपरागत उपाय है उसमें इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि खुले बाजार की क्रियाएं केंद्रीय बैंक के द्वारा विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों के क्रय के माध्यम से संचालित की जाती है, लेकिन सरकारी प्रतिभूतियाँ, व्यावसायिक विनिमय बिल, विदेशी विनिमय, सोना तथा कंपनियों के शेयर, लेकिन व्यवहार में यह सरकारी प्रतिभूतियों अर्थात कृषि बिलों तक ही सीमित रह गई है। यदि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के नकद रिजर्व को बढ़ाना चाहेगा तो क्या करेगा, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को वो खरीदने लगता है। कोई भी व्यक्ति या फर्म सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर केंद्रीय बैंक से चेक प्राप्त करते हैं जिसे वे किसी भी व्यापारिक बैंक में जमा करा देते हैं। व्यापारिक बैंक इसे केंद्रीय बैंक के पास भुगतान के लिए भेजते हैं और इससे क्या होता है, केंद्रीय बैंक संबंधित व्यापारिक बैंक के खाते में उतनी ही मुद्रा राशि जमा कर देता है। तो इस प्रकार से व्यापारिक बैंक इस जमा के आधार पर अपना साख का निर्माण करते हैं और यदि व्यापारिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को बेचते हैं तो प्रभाव वैसा ही पड़ता है। उनके अतिरिक्त रिजर्व कोष बढ़ जाते हैं तो वे अधिक ऋण देकर साख की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। तो खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री का क्या प्रभाव पड़ता है, यदि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के नकद रिजर्व कम करना चाहे तो वो क्या करते हैं, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचने लगते हैं, जिससे क्या होगा, व्यक्ति या फर्म सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदते हैं और जिसके कारण वे अपने बैंक चेक पर काट कर केंद्रीय बैंक को देते हैं। इस प्रकार से उनका व्यापारिक बैंकों का जो कैश है वो कम हो जाता है, उनकी जमा राशि कम हो जाती है और व्यापारिक बैंकों का रिजर्व कोष कम हो जाता है और इससे उनका साख का स्तर भी कम हो जाता है। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि यदि जनता सरकारी प्रतिभूतियाँ नहीं खरीदना चाहे तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है। उत्तर में ये कहा जाएगा कि जैसे
वस्तु की एक कीमत होती है जिस पर वह बेची जा सकती है। तो केंद्रीय बैंक को सरकारी प्रतिभूति के बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका भाव या इसकी प्राइसेस घटानी पड़ेगी। इसका अर्थ क्या होगा कि ब्याज की दर बढ़ जाएगी। इस प्रकार केंद्रीय बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के बेचने से ब्याज की दर की बढ़ने की संभावना होती है, जिससे साख संकुचन या साख की कमी की प्रक्रिया को अधिक प्रोत्साहन मिलता है। भारत में रिजर्व बैंक ने खुले बाजार की क्रियाओं का उपयोग सरकार को उसके उधार कार्यक्रम में सहायता देने के लिए एवं प्रतिभूति बाजार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया है। खुले बाजार की क्रिया का उपयोग बैंकों को मौसमी सीजनल साख प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। सुस्त मौसम में बैंक अपने अतिरिक्त कोष सरकारी प्रतिभूति में लगा देते हैं और व्यस्त मौसम में उद्योग व व्यापार को साख का विस्तार करने के लिए वे सरकारी प्रतिभूतियां बेच देते हैं अथवा इसके आधार पर रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। भारत में खुले बाजार की क्रियाओं का उपयोग साख नियंत्रण के अन्य उपाय के साथ किया गया है, लेकिन यह विधि मुद्रास्फीति को रोकने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। इसका कारण यह है कि यहाँ हमारे देश में मनी मार्केट मुद्रा बाजार संगठित नहीं है। महाजन सराफ आदि सब असंगठित मुद्रा बाजार के अंग माने गए हैं। तो हम लोग देखते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। खुले बाजार की क्या सीमाएं हैं। आजकल खुले बाजार की क्रियाओं का जो उपयोग है वो पहले की अपेक्षा सीमित हो गया है। इस विधि में क्या होता है, सरकारी प्रतिभूतियों की जो प्राइसेज है वो गिरने की संभावना होती है, जिससे जो भी सरकारी प्रतिभूति रखते हैं लोग उनको हानि हो सकती है। और ये भी है कि सरकारी प्रतिभूतियों की कीमत गिरने से क्या होगा, सरकार की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी। और खुले बाजार की क्रियाओं से सरकार नए निवेशों को पर्याप्त रूप में प्रोत्साहन भी नहीं दे पाती है। मान लीजिए केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से प्रतिभूतियां खरीदकर उनको मुद्रा देता है, लेकिन व्यापार व्यवसाय मंद होने के कारण व्यवसायी लोग क्या करेंगे, बैंकों से उधार ही नहीं लेंगे, जिससे खुले बाजार की क्रियाएं अपना कोई भी प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं वो संगठित मुद्रा बाजार में ही अधिक सफल हो पाई है। भारत जैसे विकसित देश में इस क्रियाओं को कम ही सफलता मिल पाती है। तो एक साख मॉनिटरिंग व्यवस्था भी शुरू की गई है अक्टूबर 1988 से। इसके अंतर्गत बैंकों से व्यक्तिगत उधार लेने वालों द्वारा निर्धारित साख की सीमाओं से अधिक राशि लेने पर रिजर्व बैंक का उस पर सीधा नियंत्रण होता है। इसके लिए क्या करना होता है, रिजर्व बैंक की स्वीकृति लेनी होती है। अब नई साख मॉनिटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत बैंकों को पूरी जांच पड़ताल के बाद बड़े उधार लेने वालों को साख की स्वीकृति के अधिकार दे दिए गए हैं, क्योंकि पहले वाली प्रणाली में इसमें काफ़ी विलंब होता था, इसलिए साख की सार्थकता खत्म हो जाती थी। तो बच्चों ये हमने देखी खुले बाजार की क्रियाएं। अब साख नियंत्रण की हम लोग इसके साथ ही देखते हैं गुणात्मक उपाय। गुणात्मक उपाय क्या होते हैं, जो कि साख की पूर्ति के वितरण को प्रभावित करते हैं, अर्थात साख के उपयोग को प्रभावित करते हैं। साख नियंत्रण के जो गुणात्मक या विशिष्ट उपाय हैं, इनका उद्देश्य ऐसी क्रियाओं को हतोत्साहित करना होता है जो अनावश्यक अथवा कम आवश्यक होती है। तो साख नियंत्रण के लिए, गुणात्मक साख नियंत्रण के लिए कई उपाय अपनाए जाते हैं। इसमें पहला है न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं। न्यूनतम मार्जिन को बढ़ाने से उस वस्तु विशेष के लिए साख की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर न्यूनतम मार्जिन 40% है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक उस वस्तु के आधार पर कितना परसेंट कर्ज दे सकती है, 60% कर्ज दे सकती है। शेष 40% राशि खुद व्यापारियों को लगानी होगी। और यदि न्यूनतम मार्जिन की राशि बढ़ाकर 50% कर दी जाए, तो इसका मतलब क्या है, उधार की राशि कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। अर्थात न्यूनतम मार्जिन बढ़ा देने से साख का प्रसार कम हो जाएगा, उस वस्तु पर जो साख मिल रहा है वो कम हो जाएगा। इसी प्रकार से उधार की न्यूनतम दरें निर्धारित की जा सकती है। उधार के लिए न्यूनतम दरों को बढ़ाकर भी साख नियंत्रण का प्रयास किया जा सकता है। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर उधार की न्यूनतम दरों को बढ़ाने से उधार की राशि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे संबंधित वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में आ सकती है। ज़्यादातर न्यूनतम मार्जिन व उधार की न्यूनतम दरों का एक साथ में प्रयोग किया जाता है। उधार की न्यूनतम दर बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुद्रास्फीति या कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण करना।
इसी प्रकार से उधार की अधिकतम सीमाएं भी निर्धारित की जाती है। और कभी कभी केंद्रीय बैंक क्या करता है, व्यापारिक बैंक को ये संकेत दे देता है कि वे अमुक अवधि के अमुक कार्यों के लिए अमुक धनराशि से ज़्यादा राशि उधार नहीं देंगे, मतलब अधिकतम राशि का निर्धारण कर दिया जाता है, जिससे मुद्रास्फीति का जो फियर है वो कम हो जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को मुख्य उपाय बताए हैं। इसके अलावा नैतिक दबाव भी समय समय पर व्यापारिक बैंकों को पत्र लिखकर केंद्रीय बैंक नैतिक दबाव या प्रभाव का उपयोग कर सकता है, ताकि वे साख को नियंत्रित करें और विशेष वस्तु पर उधार की राशि को कम कर दे। इसी भांति प्रचार, साख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक प्रचार भी करता है, ताकि लोग इसको समझ सकें और इस संदर्भ में आवश्यक कदम उठा सकें। और लास्ट जो उपाय है वो है प्रत्यक्ष कार्यवाही। सामान्य परिस्थितियों में साख नियंत्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को कुछ कार्यों के लिए ऋण देने से रोक सकता है अथवा कड़े प्रतिबंध कंट्रोल कर सकता है। ऐसे कठोर कदमों को लागू करने में कई कठिनाइयाँ होती हैं और वास्तव में इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन से गुणात्मक उपाय अपनाए जाते हैं ताकि साख के वितरण को, साख के उपयोग को भी कंट्रोल किया जा सके। धन्यवाद।